नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए। दर्शकों, आज की कहानी त्रिया चरित्र की एक ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से मैं आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लूंगा, एक भी, सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और यह कहानी लाखों रुपए के बराबर है। आज की कहानी आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि स्त्री जिसका भेद किसी ने नहीं पाया है और किस तरीके से भी कोई भी पुरुष नहीं पा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है त्रिया चरित्र की एक ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी को सुनना है। इस कहानी से आप लोगों को यह पता लगेगा कि आखिर चरित्रहीन स्त्री और सत्वंत स्त्री में क्या अंतर होता है। अपने आप से निवेदन है, आज की कहानी से आप सभी अंतर्गत बनी रही और आज की कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनेगा। तो दर्शकों, चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दर्शकों, अगर हो सके तो आज की छोटी सी कहानी त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसे त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय व्यर्थ करते हुए आज की त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी एक नगर के बीच में होकर एक संत जा रहे होते हैं। बसंत लंबे समय से चल रहे थे और चलते चलते उन्हें शांत हो जाती है। रात ढलने लगती है और जिस रास्ते में है संत जा रहे थे उसी रास्ते होकर एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रही थी। वैसे ही बीच रास्ते में उसे संघ का और उस बुनकर और उसकी पत्नी का मिलाप हुआ। तो रात ज्यादा हो जाने के कारण बहुत संत उनका से कहते हैं कि है बालक में एक संधु और मैं एक लंबी यात्रा को जा रहा हूँ और मुझे चलते चलते रात्रि हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दे सकते हो, क्योंकि अब रात ज्यादा हो चुकी है और मुझे रात रुकने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण दे दो तो मैं आपके घर में रुककर रात गुजार लूंगा और सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण देखते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही उस संत ने उस बुनकर से यह बात बोली तो बुनकर संत की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुनकर संत से कहने लगा कि है शनि महाराज, आप अगर बोल ही रहे हैं तो आप मेरे घर में रुककर रात गुजार सकते हैं और जब आपकी इच्छा हो तब सुबह जा सकती है। उसके बाद में वहां बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि है प्रिय, तुम इन इंसान महाराज जी को घर लेकर चलो और तब तक मैं दूसरे गांव में जाकर मदिरापान पीकर आता हूं और तुम तब तक संत महाराज जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन ग्रहण करवाओ। दर्शकों, उसके बाद में वह बुनकर अपनी पत्नी को यह आदेश देकर दूसरे गांव की तरफ मदिरा पीने के लिए चले जाता है और वहां बुनकर की पत्नी 59 को अपने घर ले जाकर बैठा देती है और अपने घर का कार्य जल्दी जल्दी करने लगती है और उन शनि महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन बनाने की है। और वह सोचती है कि मैं संत महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन बनाकर अपने पति के अलावा अपने प्रेमी इंद्र से मिलने जाऊंगी। मदिरा पीने के लिए गए और उन्हें आते आते बहुत समय लग जाएगा। तब तक मैं सन्न महाराज जी को भोजन खिलाकर और मेरे प्रिय मित्र से मिलकर आऊंगी। कहा जाता है कि जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हो और धरती पर अंधेरा छाया हो और पति प्रदेश हो तो इस तरीका दूसरे प्रेमी से मिलने का उत्सुकता बढ़ जाती है, उनका मन का होता है। उसके बाद में बुनकर की वहां पत्नी घर का सारा कामकाज कर और जल्दी जल्दी भोजन बनाकर और अच्छे से सज संवर कर और अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए घर से चल दे दी है। दशकों कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह अपने पति की मृत्यु अपने घर वालों की मृत्यु देख सकती है और जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह स्त्री अपने पति के अलावा अन्य मदों के लिए सजती संवरती है और श्रृंगार करती हो। उसके बाद बुनकर की वह पत्नी संग महाराज जी को भोजन कराकर और उन्हें विश्राम करने के लिए लिटाकर और अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए चल देती है।
जैसे ही वह बुनकर की पत्नी आधे रास्ते में पहुंच भी है तो उसे शराब में धुत उसका उसका पति आ जाता है। और जैसे ही बुनकर की पत्नी को शराब में धुत उसका पति आता हुआ दिखता है तो वह घर की पत्नी जल्दबाजी में हड़बड़ा जाती हैं और पीछे को तरफ वापस भागने लगती है और जो उसने सिंगार कर रखा था उसे फिर से मिटाने लगती है। परंतु जैसे ही बुनकर पत्नी अपने थी को आते देख पीछे की तरफ वापस आने लगी तो इस पूरी घटना को बुनकर ने देख लिया था और बुनकर समझ गया था कि मेरी पत्नी अपने किसी प्रेमी मित्र से मिलने के लिए जा रही है। उसने अपने पड़ोसी लोगों के मुख्य से अपनी पत्नी के बारे में कई प्रकार की दलील बातें सुन रखी थी, इसलिए उसे यह पता था कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी और अन्य मर्द के साथ है। उसके बाद में वह बुनकर अपने घर की तरफ जाता है और बुनकर की वह पत्नी अपने पति से डरकर फिर से लौटकर अपने घर आ जाती है और घर में आकर अपने पूरे श्रृंगार को मिटा देती है और पहले जैसा ही वेशभूषा पहन लेती है, धारण कर लेती है। फिर उसके बाद में जैसे ही बुनकर नशे में तो अपने घर आता है तो अपने घर आकर अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि है प्रिय, मैंने अभी अभी तुम्हें कहीं जाते हुए देखा है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम पर यह शंका है कि तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने के लिए जाती है, परंतु तुम मुझसे यह बात अच्छी पा रही हूँ। जैसे ही बुनकर ने अपनी पत्नी से यह बातें कही तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो गई और बुनकर को कई सारे अपशब्द सुना दिए और उसके बाद को बनाने लगी। कहते हैं कि जो आदमी दोषी होता है, जो मनुष्य दोषी होता है, उसके घाट का भाव उसके शरीर पर ही लगता है। यानी कि जो आदमी दोषी होता है, जिसमें आपके साथ कोई दोष किया हो या फिर वह चोर हो तो है, आपसे आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता है, उसके मुख पर पसीनों का भाव होता है, उसका मुख लाल हो जाता है और इसके कई सारे लक्षण दिखाए देखने को मिलते हैं। ऐसे में जैसे ही बोलकर अपनी पत्नी से यह कहता है तो बोलकर की पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और अपने पति को अब शब्द सुना देती है। प्रिय दोस्तों, यह सब बातें सुनकर के घर में संत ठहरे हुए थे और अपनी आंखों से देख भी रहे थे। उसके बाद में बुनकर नशे में धुत अपनी पत्नी से शब्द सुनने के बाद में अपनी पत्नी को अपने घर के अंदर एक लंबी सी पाइप के बांध देता है और बांधने के बाद में वहां बुनकर नशे में धुत अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ समय बाद बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वह सही अली एक न होती है। जैसे ही वह नाही उसकी पत्नी के पास आती है तो बुनकर की पत्नी के पास आकर कहती हैं कि हे सखी, तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है? उसके बाद में बुनकर की पत्नी अपनी उसने सहेली को सारी बातें बता देती है। उसके बाद में बहन नाइन सहेली बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारा प्रेमी मित्र तुमसे मिलने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा है और तुम उससे मिलने के लिए अभी और इसी समय जाओ और उसे मिलकर आओ। उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली से कहते दी है कि यह सहेली, मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए तो चली जाऊंगी, परंतु मुझे मेरे पति ने इस बंधन में बांध रखा है और मुझे सजा देने के लिए यहाँ पर बांध रखा है। अगर उसकी फिर से निद्रा से जागृत हो गया और मैं यहाँ पर मुझे नहीं पाया तो न जाने वह मेरे साथ क्या कर देंगे, इसलिए मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए नहीं जा पाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो भूलकर उनकी पत्नी से कहती है कि यह सहेली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बंधन से खोल दूंगी और तुम्हारी जगह अपने आप को इस बंधन में बांध लूंगी। तब तक तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आओ और जब तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आ जाओ तो तुम आकर मुझे इस बंधन से खोल देना और तब तक तुम्हारे पति की निंदा भी नहीं खुलेगी, क्योंकि वहां मदिरा पीकर सो चुका है। उसके बाद में बुनकर की पत्नी अपनी सहेली की मदद से अपने प्रेमी मित्र के यहाँ मिलने को चली जाती है और वह नाइन उसकी पत्नी की जगह उसे अपने आप को बांध लेती है और एक लंबा घूंघट कर लेती है। उसके बाद में कुछ समय बाद बुनकर का जैसे ही नशा कम हो उसका गुस्सा भी कम होता जाता है और उसके बाद में वहां बुनकर जहां पर उसने अपनी पत्नी को बांधा था वहां पर जाता है, यानी कि लाइन इनके पास जाता है और अपनी पत्नी समझकर वह नाइन से कहता है कि हे प्रिय में,
तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दूंगा, परंतु तुम आज के बाद मुझसे कभी जीवन में अपशब्द नहीं बोलूंगी और मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने मद से मिलने नहीं जाओगे। अगर तुम मेरी इन दो बातों को स्वीकार करती हो तो आज के बाद आपको कभी तुम्हें दंडित नहीं करूंगा और अभी और इसी ही समय में तुम्हें इस रस्सी के बंधन से मुक्त कर दूंगा। नाइन उसके बाद में नहीं कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि अगर नाइन बुनकर की बातों का जवाब देती तो भूलकर उसकी आवाज को समझ जाता, इसलिए बुनकर इन बातों का कोई जवाब नहीं देती है और बुनकर की कई बार बोलने के बाद भी नहीं नहीं कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद में अपनी पत्नी कर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी मानकर कर अपनी पत्नी समझकर उस नाइन इनकी नाक काट देता है और जैसे ही नाइन न काटता है तो नाम काट कर वह फिर से नशे में धुत होकर और जाकर सो जाता है। दर्शकों को उसके बाद में कुछ समय के बाद बुनकर की पत्नी आती है और आकर देखती है तो उसकी सहेली लाइन थी, उस लाइन की नाक कटी हुई मिलती है। उसके बाद में अपनी सहेली उनकी पत्नी को सारी बातें बता देती है और कहती है कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हारे भरोसे मेरी नाक काट दी है, न होते हुए भी मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है। उसके बाद में उसकी पत्नी अपने आप को बंधन में बांध लेती है और अपनी सहेली नाइन को मुक्त कर देती है और वह नाइन दर्द पीड़ा के कारण अपने घर जाकर एक चारपाई में लेट जाती है। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर से बुनकर उठकर आता है और आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि अब की बार तो मैंने तुम्हारी नाक काटी थी, परंतु अब मैं तुमसे फिर से इन्हीं दो बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे फिर से मना कर दोगी तो मैं आपकी बात तुम्हारे कान भी काट दूंगा। उसके बाद में जैसे ही बुनकर अपनी दोनों सच को अपनी पत्नी के सामने रखता है तो बुनकर की वह पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने कभी किसी पुरुष की तरफ नहीं देखा है और मैंने कभी किसी अन्य पुरुष की चाह नहीं की है, तो मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो। अगर मैं बातें में चरित्रहीन स्त्री हो तो अभी इसी वक्त मेरी जलकर राख हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी जो न तुमने गाती थी अभी और इसी समय पहले जैसी ही हो जाएगी। उसके बाद में बुनकर की पत्नी जैसे ही यह शब्द बोलती है और अपने पति से फिर घूंघट उठाकर कहती है कि दुष्ट, देखो मैंने बोला था कि अगर मैं वाकई में चरित्रहीन हो तो अभी और इसी समय मेरी जलकर राख हो जाएगी, परंतु अगर वह चरित्र ही नहीं हूं तो मेरी नाथ जो तुमने काटे फिर से ठीक हो जाएगी और यह देख लो मैं चरित्र ही नहीं हूं, इसलिए मेरी जो न तुमने काटी थी वह फिर से ठीक हो चुकी है। फिर उसके बाद में जैसे ही अपनी पत्नी की नाक को देखने लगता है तो वाकई में उसकी पत्नी की नाक बुनकर को ठीक मिलती है और देखता है धरती पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। इस घटना को एक चमत्कार मानने लगता है, परंतु बुनकर को क्या पता था कि उसकी वह चरित्रहीन पत्नी उसे मूर्ख बना रहे हैं। दर्शकों, उसके बाद में इस घटना को, इस झूठी घटना को सत्य वचन मानकर और एक चमत्कार मानकर अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है। उसे घटिया में बैठता है। इस सारी घटना को वहां सब देख रहे थे। वह सारी रात को सत्संग की बहुत घटिया तरीके से जानते थे। उसके बाद में जैसे ही सवेरा होता है, जिस नाइन की नाक काटी था वह नहीं ने अपने घर एक चारपाई में पड़ी पड़ी रो रही होती है। उसके बाद वह नाइन है, यह सोचती है कि आज मेरी नाक को मेरी सहेली के पति बनकर ने काट दी है, परंतु अब जैसे ही मेरे पति यहाँ आएंगे और मेरी करती हुई नाक को देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब देंगे। उसके बाद में उसने सारी योजना बना ली थी कि इस बुनकर के आरोप को अब मुझे अपने पति के ऊपर थोपना होगा, तभी मैं अपने इस कलंक की सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद में वहां ने अपने पति के आते ही खड़ी हो जाती है और जो उसका पति पत्थर फोड़ने का कार्य किया करता था तो जैसे ही नहीं आता है और अपनी लाइन से कहता है कि काम के लिए जा रहा हूं, ऐसा करो तुम मुझे सामान दे दो, परंतु तुम मुझे आज तो थोड़ी थोड़ी देर हो गई है। उसके बाद में वह नहीं ने जानबूझकर अपने पति को सामान की जगह चाकू दे देती है
और जैसे ही अपने पति को चाकू देती है, अपनी पत्नी की इस बेवकूफी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे चाकू को फेंक अपनी पत्नी को फिर से मारता है और कहता है कि तुम मूर्ख हो। जैसे ही अपनी पत्नी की और उसी को मारता है तो नहीं जानबूझकर फंसी धूम करने लगती है और अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है, जबकि वहां चाकू उसके बिल्कुल भी लगा नहीं था। उसके कारण झूठ मांगकर वह अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है और घर से बाहर निकलकर जोर जोर से चीखने लगती है और कहने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर नाक काटकर कलंक लगा दिया है और मेरी इसे सत्वंत स्त्री जैसी चरित्र पर एक कलंक लगा दिया है। प्रिय दोस्तों को उसके बाद में जैसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो जो उस गांव नगर का राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा अपने राजमहल से सिपाहियों को भेजकर उसको अपने दरबार में बुलाता है और दरबार में बुलाकर कुछ नहीं से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी के नाम क्यों कार्ती। के बाद में नाई राजा के प्रश्नों का कुछ जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। जो मनुष्य दोषी होता है उसके लक्षण उसके शरीर तो ऊपर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो दोषी होता है वह अपने पैरों को लड़खड़ाकर चलता है और प्रश्न करने वाले व्यक्ति से आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देखता है। इसलिए जैसे ही उसी ने अपनी गर्दन को नीचे किया और राजा के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया तो राजा समझ चुका था और नहीं की पत्नी की बात मान लेते हैं। उसके बाद में वह राजा नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है और राजा की बात सुनकर नाई को सूली पर चढ़ाने लगते हैं। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद जो इस पूरी घटना को देख रहा था वहां आ जाता है और वहां संत सारी कहानी को और उसी की पत्नी की सारी कहानी को उस राजा के सामने पेश कर देता है और कहता है कि राजन, अपने हाथों से कभी गलत मत करो और मैं अपनी आंखों से कभी गलत देखता नहीं हूं, क्योंकि मैंने जब सारी रात उस घर में रहकर गाती है तो मुझे इस सारी घटना का मालूम है। सारी घटना वहां संत राजा को बता देते हैं और राजा बुनकर और उसकी पत्नी को अपने यहाँ बुलाते हैं और उस लाइन को भी अपने यहाँ बुलाते हैं। उसके बाद में नई को सूली से छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं और वह राजा उस बुनकर और उसकी पत्नी की नाक और कान को कटवा देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद में वह बुनकर अपनी चरित्रहीन स्त्री के कारण अपने आप को गलत ही का भागीदार बना लेता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार इस पर चरित्रहीन स्त्रियों को कोई भी नहीं समझ पाया है, ब्रह्मा तक नहीं समझ पाए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।